स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजू। यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस में एएसआई की भर्ती आपके सामने है और उसका लगभग एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और सामान्य अध्ययन की मैंने कहा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी प्रीवियस ईयर पेपर को आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। बीच में कुछ गैप हो जाता है, कुछ कारणों के चलते, कुछ काम के चलते, लेकिन आगे से गैप की कोशिश नहीं, गैप ना हो, ठीक है। अब ये जो एग्जाम है बेटा, ये 2018 का एग्जाम है और यह ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। यह एग्जाम ऑफलाइन हुआ था और एक ही सेट में एग्जाम हुआ था। इसके पहले जो एग्जाम 2021 में हुआ है, इसके बाद का जो एग्जाम 21 वाला है, उसमें 4 से 5 सेटों में एग्जाम हुआ है और फर्स्ट पाली सेकंड पाली का सेटअप था। ये ऑफलाइन एग्जाम हुआ है और अब जो भी एग्जाम होंगे वो ऑफलाइन होंगे और पेपर का लेवल जो पहले भी था वही सामान्य ही रहेगा। चलते हैं अपने पहले प्रश्न में बेटा। पहला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है। अब लगभग बच्चों को पता होगा कि चरकुला एक नृत्य है। चरकुला क्या है बेटा? चरकुला एक नृत्य है, एक नृत्य है। पहला तो ऑप्शन आपको मिल गया, चरकुला एक लोक नृत्य हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र की मूल निवासी एक जंगली बिल्ली है, तो आपको पता है कि ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होगा, एक नृत्य ही होगा। दूसरा, अवध क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा ऑप्शन भी आप क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। लखनऊ क्षेत्र में पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प है। तीसरा ऑप्शन भी जब आप गलत कर देंगे, और क्योंकि आपको इतना तो पता ही है कि चरकुला एक लोक नृत्य है या एक नृत्य है, और लोक नृत्य का ऑप्शन सिर्फ एक में आ रहा है, ऑप्शन डी में, और आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह थोड़ा सा लेवल इसका आसान था, ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा अक्टूबर 2016 में शुभारंभ की गई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना प्रस्तावित लंबाई 2540 किलोमीटर का क्या नाम है? मोदी जी की एक योजना थी। कौन सी योजना थी? नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना तो यार गंगा की सफाई से है, इसका कोई मतलब पाइपलाइन से नहीं है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना, तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना, ये इस पे थोड़ा सा हम अभी क्या करना है, विचार रखना है। अब अटल स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य का मतलब पाइपलाइन, प्राकृतिक पाइपलाइन को पहुंचाने से कोई मतलब नहीं होगा। अर्बन ज्योति अभियान, अर्बन ज्योति अभियान यह योजना थी कि जहां पे गांव के उन दूर दराज क्षेत्रों में जहां पे लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है, यह योजना अर्बन ज्योति अभियान थी। तो आपके सामने सिर्फ एक ऑप्शन बचा, वो ऑप्शन बेटा कौन सा था? एक ही ऑप्शन बचा, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना, ठीक। ऊर्जा गंगा परियोजना का मतलब जो आपकी सीएनजी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन होगी, जो आपकी सीएनजी होगी, उसको पाइप के माध्यम से उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। और हाईवे के किनारे बड़े पैमाने पे मेटल की पाइपें डाली जा रही हैं। आप अगर गए होंगे तो आप देखते भी रहे होंगे, ठीक। इसकी लंबाई कितनी है? 2540 किलोमीटर। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन तो नहीं था, क्योंकि मामला 2016 का था, एग्जाम 2018 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? अब यहाँ पे आपको दिया है सेफ सिक्योर, त्रिनेत्र या सुरक्षा। अब यूपीपी का बेटा, यूपीपी का एक सुरक्षा ऐप है, एक ऐप बनाया उन्होंने, त्रिनेत्र। कौन सा ऐप बनाया बेटा? त्रिनेत्र एक ऐप बनाया है, उनका एक ऐप है। इसमें कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश के 5 लाख अपराधियों का लगभग डाटा इसमें सेव होगा, उनकी हाइट, उनकी फोटो, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन, और जिसके जरिए आने वाले समय पे एआई तकनीक से सभी के बारे में क्या किया जाता है, डाटा जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। और यह त्रिनेत्र है, इसमें 5 लाख अपराधियों के डाटा फीड रहेंगे। कितने अपराधियों के? 5 लाख अपराधियों के। और ऐप किसका है बेटा? ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ये एप्लीकेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर की कला का रूप है जिसमें अनुष्ठान गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल है? अब यहाँ पे 4 नृत्य के विकल्प दिए गए हैं। एक कोडियाट्टम है बेटा, ये तो केरल का है, कोडियाट्टम केरल का है, और ये कहाँ का पूछ रहा है तुमसे? मणिपुर का पूछ रहा है।
अंकिया नाच भानोवा है, ये आपका कहाँ का हो जाएगा, ये आपका असम का हो जाएगा। अंकिया नाच भानोवा कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। यक्षगान आपका है, यक्षगान आपका कर्नाटक का हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा। अब आपके पास एक ही बचा संकीर्तन, और संकीर्तन अब कहाँ का हो जाएगा बेटा, संकीर्तन आपका हो जाएगा मणिपुर का। संकीर्तन कहाँ का ऑप्शन हो जाएगा भैया, संकीर्तन आपका हो जाएगा मणिपुर का। अगला प्रश्न है हमारा, अनाज उपजाने वालों को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 23 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया था। इस टाइम पे ज्यादातर आप एक विवाद देख रहे होंगे, किसान आंदोलन, वो आंदोलन किस पे होगा, एमएसपी पे होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ही होगा। आप इस पे लगातार न्यूज, किसानों का आंदोलन आप दिल्ली में देख रहे होंगे, लेकिन अब यही मांग हो रही कि हमारी फसलों को एक निश्चित एमएसपी दी जाए। अब किसने 23 फसलों के लिए सिफारिश किया था, कृषि लागत और मूल्य आयोग ने, कृषि आधार मूल्य स्थिरता आयोग ने, मूल्य स्थिरता आयोग ने, या भारतीय कृषि मूल्य निर्धारण बोर्ड ने। तो बेटा किसने किया था, आपको यहाँ पे ऑप्शन देना है, कृषि आधार मूल्य स्थिरता आयोग ने। कृषि आधार मूल्य स्थिरता आयोग ने इसकी सिफारिश की थी कि 23 जो अब अति महत्वपूर्ण फसलें हैं उस पे क्या की जाए, एमएसपी लागू की जाए, एमएसपी लागू की जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य उनका जारी किया जाए कि जो उससे कम रेट पे फसलें कभी मार्केट में बेच ना पाए। यही क्या हो जाएगा, कृषि आधार मूल्य स्थिरता आयोग द्वारा जारी किया गया था बेटा। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान, आधुनिक भारत का प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया था। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है आधुनिक भारत का, जनरली सभी बच्चों को पता भी होगा। पहला ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, इसका कोई मतलब ही यहाँ पे नहीं है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑल इंडिया मोहम्मदन एंग्लो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, या अखिल भारतीय मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ठीक, अब यहाँ पे इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी इनका नहीं है, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ही इनका क्या हो जाएगा, इनके द्वारा स्थापित किया गया एक संगठन हो जाएगा, और इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया संगठन हो जाएगा बेटा एएमयू। एएमयू जो यूनिवर्सिटी है, कौन सी एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इन्हीं के द्वारा क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा मेरे भाई, पहला सार्क का मतलब दक्षेस, आपको अच्छे से पता है दक्षेस, ठीक, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन हो जाएगा। व्यापार मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। पहला सार्क व्यापार मेला दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहां पे आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर, प्यारे भाई 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, और इसमें वर्तमान में कुल 8 देश हैं। कितने देश हैं, 8 देश हैं। जैसे अगर हम एक क्रम में चले तो सबसे दक्षिणी देश कौन सा है, मालदीव। सबसे दक्षिणी देश हमारा कौन सा बेटा, मालदीव हो जाएगा नंबर 1। मालदीव के ऊपर चलोगे भारत हो जाएगा, भारत के बगल जाओगे पाकिस्तान हो जाएगा, और पाकिस्तान के बगल जाओगे तो अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक, 4 देश हमारे क्लियर हो गए, 1 2 3 और 4 देश हमारे क्लियर हो गए। अब 5वां देश हमारा कौन सा होगा, नेपाल, और नेपाल के जस्ट बगल हमारा छठा होगा भूटान। 6 क्लियर हो गए, भूटान, और एक देश श्रीलंका, और अंतिम देश हो जाएगा बांग्लादेश। इसकी राजधानी इसकी ऑफिस का काठमांडू। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। कितने लोग शामिल हैं, 8 लोग इसमें शामिल हैं। और इसकी पहली बैठक, पहला मेला कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है। 2011 और आने वाले समय पे 2021 दोनों की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य अकेले कौन बैठेगा, उत्तर प्रदेश बनेगा। भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य अकेले कौन बनेगा, उत्तर प्रदेश बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या है बेटा, अगला प्रश्न है
पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देश के बीच की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वह दूसरा देश है? पूर्वांचल, ठीक। भारत के मैप में जब आप जाएंगे कहां पे? अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल के नीचे बेटा नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे अरुणाचल, नागा, मणिपुर और मेघालय। ये जो 4 राज्य हमारे होंगे बेटा, इन्हीं 4 राज्यों के बगल एक पर्वत की सीमा है अराकान योमा, अराकान योमा, जो किसके किसके बीच है? भारत और म्यांमार के बीच है। किसके बीच है? भारत और म्यांमार के बीच है, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्वांचल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो किसके किसके बीच हो जाएगी? भारत और म्यांमार के बीच। और आपको एक बात अच्छी समझनी पड़ेगी कि अराकान योमा ही जो है बंगाल की खाड़ी में होते हुए जब नीचे गुजरती है, तो इसी अराकान योमा पे अंडमान निकोबार स्थित है। अंडमान निकोबार भी किस पे स्थित है? अराकान योमा पर्वत श्रृंखला पे बेटा स्थित हो जाएगा। किस पे स्थित होगा? अराकान योमा पर्वत श्रृंखला पे स्थित हो जाएगा, ठीक, अराकान योमा पे। और इसी पे आपको म्यांमार का कोको द्वीप स्थित है बेटा। कौन सा द्वीप स्थित है? कोको द्वीप स्थित है। आप जब देखेंगे जैसे डॉट डॉट में होगा, और इसी पे आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा, ऊपर इसी पे कोको द्वीप स्थित हो जाएगा। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला हो जाएगी बेटा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी के एफडीआई के माध्यम से निजी क्षेत्र में निवेश की अनुमति किसे है? निजी क्षेत्र में निवेश की अनुमति किसी है? परमाणु ऊर्जा में किसी को अनुमति नहीं है, रेलवे परिचालन में अनुमति नहीं है, ठीक, ऑनलाइन लॉटरी व्यापार में बिल्कुल नहीं है। सिर्फ किसमें है? नागरिक उड्डयन में है। नागरिक उड्डयन में है कि किसमें है बेटा? नागरिक उड्डयन में आपका क्या है? एफडीआई संभव है। लेकिन अगर आप फॉरेनर हैं बेटा तो एफडीआई 49% संभव है। लेकिन अगर आप फॉरेनर हैं, आप विदेश के नागरिक हैं, तो कितने परसेंट है? 49% है। लेकिन अगर आप एनआरआई हैं तो एफडीआई कितने परसेंट है? 100% तक संभव है। एफडीआई कितने परसेंट होगी? 100%। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितने परसेंट तक? 100% तक। लेकिन अगर आप विदेशी हैं, एनआरआई नहीं है, तो 49% तक क्या होगा? संभव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है? ये प्रश्न डायरेक्ट तो नहीं आया है कि सुप्रीम कोर्ट किस भाग में है, लेकिन इसने इनडायरेक्टली पूछ लिया कि एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है कौन से भाग में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का बात किया गया, किसमें गठन की बात कही है। इसने डायरेक्ट तो प्रश्न को नहीं पूछा, लेकिन इनडायरेक्टली सारी बात पूछ लिया। और ऑप्शन में आपको 20 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है और 5 दिया है। बच्चे को पता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक, महान्यायवादी, इन सारी बातें जो भी केंद्र सरकार की संघ से संबंधित बातें होंगी, वो सारी की सारी बातें किसमें की जाएंगी? वो भाग 5 में होगी। और आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 5। अगला प्रश्न बेटा हमारा है, कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाफेटला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? अब आप अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, और उस एसएससी जीडी के एग्जाम में एक आप सैनिक का नाम सुनते होंगे, आईटीबीपी। आप जरूर सुनते होंगे आईटीबीपी। आईटीबीपी का नाम आपने सुना होगा, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल, ये इसका काम क्या है कि जो सीमा हम चीन के साथ साझा करते हैं, अब जो सीमा हम चीन के या तिब्बत के साथ साझा करते हैं, उस पे अर्धसैनिक बल कौन काम करता है? आईटीबीपी काम करता है। आईटीबीपी की स्थापना बेटा 1962 में हुई थी। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। और यह जो है पुलिस बल, जो आईटीबीपी पुलिस बल है, यह 2114 किलोमीटर की दूरी पे 2114 किलोमीटर तक क्या करता है? निगरानी करता है। भारत और चीन के बीच में क्या करता है? निगरानी करता है, ठीक। आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
राज्य विधानसभा में 2018-19 राज्य विधानसभा मतलब यूपी की बात करेगा वो, निम्नलिखित 18-19 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का वार्षिक बजट निम्नलिखित में से जो उस राज्य का वित्त मंत्री होगा वह उस राज्य का वार्षिक बजट को प्रस्तुत करेगा। अब यहाँ पे राजेश अग्रवाल है, दिनेश शर्मा है, सूर्य प्रताप शाही है, सतीश मेहता है। अब आप सबको पता है कि योगी वन फर्स्ट की जो गवर्नमेंट थी उसमें वित्त मंत्री कौन, राजेश अग्रवाल थे। और जब अगर राजेश अग्रवाल वित्त मंत्री है तो बजट भी कौन प्रस्तुत करेगा, राजेश अग्रवाल ही बजट को क्या करेंगे, प्रस्तुत भी करेंगे। आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा पूरा कराया गया। इल्तुतमिश द्वारा 1229 में पूरा कराया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा क्या किया गया था, शुरू कराया गया था। बच्चे बच्चे को पता है कुतुब मीनार, बच्चे बच्चे को पता है कुतुब मीनार। अगर तुमसे पूछेगा कि कुतुब मीनार का अंतिम निर्माण या अपने अंतिम रूप में उसका निर्माण किसने करवाया था, तो अब बेटा समझो, नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नींव किसने डाला था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी नींव डाली थी बेटा, किसकी, कुतुब मीनार की। उसको 4 मंजिल तक, 4 मंजिल का कुतुब मीनार था, उसको बनवाया किसने, इल्तुतमिश ने बनवाया बेटा। किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने बनवाया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय पे जो उसका 4थी मंजिल थी वो क्या हुई, डिस्टर्ब हो गई, थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। तो फिरोज शाह तुगलक ने 4थी मंजिल की मरम्मत करवाई और 1 मंजिल और बनवाया। तो अब कितने मंजिल का हो गया वो हो गया बेटा 5 मंजिल का। कितने मंजिल का हो गया, 5 मंजिल का। और अंतिम रूप से किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कुतुब मीनार। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। आप जनरली कभी कोई विवाद होता है, एक शहर में कहीं तनाव की स्थिति होती है, चुनाव होता है, तो कौन आता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। आप देखते होंगे सीआरपीएफ एक बहुत बड़े पैमाने पे अपने यहाँ काम करती है। सीआरपीएफ बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। सीआरपीएफ का मुख्यालय किस शहर में स्थित होगा। अब यहाँ सेंट्रल की फोर्स है तो ज्यादातर मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होते हैं। ऐसे फोर्सों के तो सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नई दिल्ली को टिक करके आगे बढ़ चलना था। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बेटा वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित एक विश्वविद्यालय है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आजादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में कौन सा आंदोलन आजादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। अब सभी बच्चों को पता है कि 1857 का विद्रोह। इसमें शायद किसी को कोई शक नहीं होगा कि इसमें और कुछ कहा जाए। क्या कहा जाता है, 1857 का विद्रोह को ही क्या कहते हैं, पहली लड़ाई कहा जाता है। अगला प्रश्न, सेम प्रश्न कॉपी हो गया, यहाँ भी हम क्या कर देंगे, 1857 आपको पढ़ ही चुके हैं। अगला प्रश्न बेटा हमारा, यदि डेवलपर्स एकीकृत आवास आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग के अनुसार पर्यावरण अनुकूल इमारतों का निर्माण करते हैं तो यूपी सरकार द्वारा इनाम के तौर पर फ्लोर एरिया रेशियो का कितना प्रतिशत किया जाता है। अब यहाँ पे जो बिल्डिंग डेवलपर्स हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, उनको कहा गया है कि जो उनकी इमारतें होती हैं वो ग्रीन ट्रिब्यूनल से उनको रेटिंग प्राप्त होती है कि वो इमारतें कितनी सुरक्षित है, कितनी पर्यावरण के हित में है। अब यहाँ पे बेटा ग्रीन रेटिंग के अनुसार अगर उन इमारतों को अनुकूल इमारतों का निर्माण करते हैं तो यूपी सरकार उन्हें कितने प्रतिशत तक का छूट देगा या इनाम के तौर पे देगा। तो बेटा 5% क्या करती है यूपी गवर्नमेंट इनाम के तौर पे देती है। कितने % देती है, 5% इनाम के तौर पे
देती है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2018 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के रूप में, ध्यान रखना 2018 का पेपर है और इसने क्या किया है, 18 में ही तुमसे प्रश्न पूछा है। इसका मतलब ये प्रश्न कहाँ का हो जाएगा, करंट का प्रश्न हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के रूप में कौन कार्यरत थे? देवाशीष पांडा, राहुल भटनागर, राजीव कुमार या अनूप चंद्र पांडे? तो उस समय बेटा 2018 में अनूप चंद्र पांडे जो हैं मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे, लेकिन वर्तमान में 2021 से दुर्गा शंकर मिश्रा कार्यरत हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा, दुर्गा शंकर मिश्रा इस समय क्या है, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के दुर्गा शंकर मिश्रा कार्यरत है। कब से ये कार्यरत है बेटा, 2021 से कार्यरत है। कब से, 2021 से। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने 2015 में ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया? नरेंद्र मोदी सरकार के बैठने 2014 में बैठने के बाद 2015 में जब 100वां संविधान संशोधन हुआ तो वह संशोधन भारत और बांग्लादेश की सीमा समझौता विवाद को समझाया गया, जिसमें लगभग 30 से 35 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा है किसके साथ हुआ, इसने संविधान को ना पूछ के, समझौता ना पूछिए, तुमसे क्या पूछ लिया कि किस देश के साथ हस्ताक्षर किया गया है। तो आपको पता है भारत और बांग्लादेश के साथ यह समझौता किया गया था। किसके साथ किया गया था, भारत और बांग्लादेश के साथ यह समझौता किया गया था। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 तक किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? 2001 से 2011 तक के दशक में कौन सा राज्य है जहां पे जनसंख्या वृद्धि होने की बजाय क्या हो गई, कम हो गई है? राजस्थान में ऐसी कोई गलती नहीं हुई है, न तो जम्मू कश्मीर में हुई है, ना तो जम्मू कश्मीर में बेटा हुई है, और ना ही जो है आपके, ना जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई गलती हुई है और ना मिजोरम में। तो गलती हुई कहाँ है, जहां पे आबादी क्या कर दी गई, कम हुई है। कितने 10%, 0.40% आबादी क्या हुई है, नागालैंड में क्या हुई थी, कम हुई थी। कब, 1 से 11 के बीच में। अगला प्रश्न है हमारा, नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बेटा जस्टिस या न्यायमूर्ति ही होते हैं। तो न्यायमूर्ति एच के सेमा थे, न्यायमूर्ति एस रफत आलम थे, न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी थे या श्रीमती आशा तिवारी थी। तो बेटा 2018 में न्यायमूर्ति एस रफत आलम थे, लेकिन वर्तमान में जस्टिस वी के नारायण क्या है, जस्टिस वी के नारायण ही क्या है, जस्टिस वी के नारायण क्या है, मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में बेटा ये अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, एम्पियर मात्रक है, भौतिक विज्ञान का पहला प्रश्न अभी एएसआई में देखने को मिला है। चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत आवेश का, प्रकाश की तीव्रता का या विद्युत धारा का? तो एम्पियर सभी बच्चों को पता है कि विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। किसका मात्रक हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली है। बिल्कुल सही लाइन है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं स्थित हैं? 630 नगर पालिकाएं, 400 व 500 के बीच नगर पालिकाएं, 1700 नगर पालिकाएं, 200 व 325 के बीच नगर पालिकाएं। 99% बच्चों ने इस ऑप्शन को टिक मारा था और यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है बेटा। 2017 में नगर पालिकाओं की संख्या 630 थी, लेकिन अगर वर्तमान में बात करेगा तो 762 के आसपास नगर पालिकाएं उत्तर प्रदेश में है। 762 नगर पालिकाओं के आसपास है हमारे पास क्या है, उस समय कितनी थी, 630 नगर पालिकाएं उत्तर प्रदेश में का थी। अगला प्रश्न है, IWT सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है बेटा कि जिसका प्रभाव पूरे के पूरे 2021 पे पड़ा रहा। 21 के ऐसा कोई सेट नहीं जिसमें सिंधु जल समझौते से प्रश्न ना आए, और 2018 में भी देखो ये प्रश्न आ ही गया है। और इस प्रश्न में मैंने तुमको समझाया था विशेष रूप से कि बेटा 6 नदियां होती हैं। सबसे ऊपरी नदी आपकी होगी सिंधु, सिंधु के नीचे होगी झेलम, झेलम के नीचे होगी चिनाब। ये 3 नदियां ऊपर हो जाएंगी जिनका 80% पानी पाकिस्तान लेगा और 20% पानी भारत लेगा। इसके नीचे की 3 नदियां हैं बेटा ब्यास, रावी और सतलज।
सतलुज। ये 3 नदियां जिनका 80% पानी भारत लेगा और 20% पानी पाकिस्तान लेगा। इन नदियों को पूर्वी नदियां कहा जाता है और इन नदियों को पश्चिमी नदियां कहा जाता है। इसके पहले ये प्रश्न आ चुका है कि पूर्वी नदियों में कौन आएंगी, तो क्या देखो ऐसा कोई ऑप्शन जहां पे सिंधु, झेलम और चेनाब 3 ही नदियां हो, यहाँ पे सतलुज को ऐड कर दिया, यहाँ पे सतलुज है, यहाँ पे सतलुज है। ऑप्शन सिर्फ तुम्हारे पास एक बचा, ऑप्शन सी वाला, सिंधु, चिनाब और झेलम किसमें आएंगी, पूर्वी नदियों में आ जाएंगी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई, इनमें से किस वस्तु का भारत में वस्तु एवं सेवा कर के तहत टैक्स लिया जाता है। कि जो प्रश्न दिया गया है इसमें कहा जा रहा है कि जीएसटी किसके दायरे में कौन सी वस्तु आती है, क्योंकि भारत में पेट्रोलियम, शराब जीएसटी के दायरे में आने वाली चीजें नहीं है। ठीक, अब जैसे सीएनजी भी जीएसटी में नहीं आती है, इस पे राज्य और केंद्र अपने अपने टैक्स लगाते हैं। पेट्रोल भी जीएसटी में नहीं आती, इस पे भी राज्य और केंद्र अपने अपने टैक्स लगाते हैं बेटा। शराब पे भी राज्य और केंद्र के टैक्स लगते हैं, ज्यादा टैक्स शराब पे राज्य का लगता है और इन पे सब पे ज्यादा टैक्स किसका लगता है, राज्य का ही लगता है। ठीक, अब सोने के आभूषण की बिक्री किसके तहत होती है, जीएसटी के तहत हो जाएगी। सोने के आभूषण की बिक्री किसके तहत होती है, जीएसटी के तहत हो जाएगी। ऑप्शन डी वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कारपोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट हायरिंग, फेसबुक हायरिंग, कॉन्टेक्चुअल हायरिंग या सोशल मीडिया हायरिंग। अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अगर आपकी किसी संगठन, कोई संगठन है कर्मचारी को भर्ती करेगा तो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग नहीं कही जाएगी, इनडायरेक्ट हायरिंग या फेसबुक हायरिंग नहीं कही जाएगी, सोशल मीडिया हायरिंग कही जाएगी। क्या कही जाएगी, सोशल मीडिया। क्योंकि उस समय जब प्रश्न पूछा गया तो फेसबुक अपने उस पर चल रहा था, आज तो इंस्टाग्राम नंबर 1 पे चल रहा है। लोगों के दिमाग में फेसबुक हायरिंग सोशल मीडिया के नाम पे की जाई और उन्होंने उसको ठीक करके इस आंसर को गलत कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। नेफ्ट एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो बेंचेज में ट्रांजैक्शन का निपटारा करने वाले डिफर्ड नेट सेटलमेंट के आधार पे काम करता है। दूसरा है आरटीजीएस ट्रांजैक्शन पूरे बैंकिंग बिजनेस घंटों के दौरान लगातार चलती रहती है। आरटीजीएस सिस्टम मुख्य रूप से बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन के लिए होता है। भारत की सभी बैंक की शाखाएं आरटीजीएस में सक्षम है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन से विकल्प सही है, 1 सही 2 गलत, 1 सही 2 गलत, या इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो बेटा यहाँ पे दिया है कि नेफ्ट एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो बेंचेज में ट्रांजैक्शन का निपटारा करने वाले डिफर्ड नेट सेटलमेंट आधार पे काम करता है। बिल्कुल सही लाइन हो जाएगी, बिल्कुल सही। दूसरा है आरटीजीएस ट्रांजैक्शन बैंकिंग बिजनेस घंटों के दौरान लगातार चलती रहती है। दूसरा क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्या है, आरटीजीएस सिस्टम मुख्य रूप से बड़ी राशि ट्रांजैक्शन के लिए होता है। तीनों क्या है, सही है। भारत की सभी बैंक शाखाएं आरटीजीएस में सक्षम हैं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। सभी बैंक शाखाएं आरटीजीएस में सक्षम नहीं होती हैं। तो 1 सही 1 सही 2 सही और 3 सही, 3 सही और 1 गलत आपका ऑप्शन डी में हो जाएगा और डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ते हुए सही विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। दिया गया है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का सेट है जो किसी कार्य के निष्पादन के लिए दिए गए हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का परिवर्तनीय हिस्सा है जबकि हार्डवेयर अपरिवर्तनीय भाग होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे 1 2 3 कथन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका क्या दिया गया है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का सेट है जो किसी कार्य के निष्पादन के लिए दिए गए हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा और ये सही है। दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का परिवर्तनीय हिस्सा होता है। सॉफ्टवेयर सिस्टम को बदला जा सकता है जबकि हार्डवेयर अपरिवर्तनीय है, हार्डवेयर को बदला नहीं जा सकता। ये भी लाइन बिल्कुल सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर
कंप्यूटर विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। ये तीनों लाइन आपकी क्या है, सही हो जाएंगी। तो कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों ऑप्शन हमारे किसको टिक करेंगे, सही वाले को टिक करेंगे। हम डी ऑप्शन को क्या कर देंगे, टिक करके आगे बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा जीनोम एडिटिंग क्या है। जीनोम एडिटिंग क्या है? मैकिंटॉश कंप्यूटर में एक टेक्स्ट एडिटर जिसमें टेक्स्ट इंसर्ट किया जाता है, हटाया प्रतिस्थापित किया जाता है, बिल्कुल गलत। एक विंडोज पर आधारित टेक्स्ट एडिटर जिसमें टेक्स्ट इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच सिस्टम है, क्या है, डीएनए इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित भी किया जाता है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, जीनोम सिस्टम क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच है, क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच है, डीएनए इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित भी किया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा हमारा, भारतीय बैंक में ओटीपी और केवाईसी का पूरा नाम क्या है। अब ओटीपी का पूरा नाम बेटा सबको पता है कि वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा। अब वन टाइम पासवर्ड एक बार यहाँ पे लिखा गया है और एक बार यहाँ पे लिखा गया है, मतलब इन दोनों को तुम गलत काट सकते हो। अब यहाँ पे दिया है केवाईसी, नो योर क्रेडेंशियल को दिया गया है और नो योर कस्टमर को दिया गया है। तो केवाईसी जब आपके अपने खाते में बहुत लंबे समय से लेन देन नहीं होती है, या आपकी आईडी धुंधली हो गई, या फोटो पुरानी हो जाती है, तो बैंक केवाईसी करवाती है, आपकी नई फोटो नई आईडी को जमा कराती है। इसका अर्थ होता है नो योर कस्टमर, मैं अपने कस्टमर को जानूं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वन टाइम पासवर्ड और नो योर कस्टमर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, इस संगठन का पूरा नाम क्या है। यह इस संगठन का पूरा नाम क्या है, साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कंट्री, जिसका नाम हो जाएगा, जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो साउथ एशिया क्या हो जाएगा, दक्षिण एशियाई। और यहाँ पे कहीं पे दक्षिण एशियाई इन तीनों ऑप्शन में नहीं लगा है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका क्या हो जाएगा नाम, सबसे ऑप्शन ए में ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा। भारत में नोटबंदी वर्ष 1946 में हुई थी, वर्ष 1978 में हुई थी। इसके पहले ऑप्शन आ भी चुका था और मैं आपको सॉल्व भी करवा चुका था। किस तिथि को तीसरी नोटबंदी हुई। पहली नोटबंदी, दूसरी नोटबंदी, पहली नोटबंदी जवाहरलाल नेहरू के समय पे, दूसरी नोटबंदी मोरारजी देसाई के समय पे, और तीसरी नोटबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय पे 8 नवंबर 2016 को हुई। कब को हुई, 8 नवंबर 2016 को हुई। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा 66F, सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा 66F के अंतर्गत साइबर आतंकवाद के कृत्यों के अपराध के लिए दंड क्या है। साइबर आतंकवाद के कृत्यों के लिए दंड क्या है। ठीक, 15 सालों की कैद व 15 लाख रुपए तक की जुर्माना, उम्र कैद 5 सालों की कैद या 1 लाख जुर्माना, 5 सालों की कैद व 5 लाख रुपए जुर्माना। साइबर आतंकवाद के कृत्यों पे बेटा उम्र कैद का वो है, क्या है बेटा, उम्र कैद है। आतंकवाद के कृत्यों पे क्या है, उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सोशल मीडिया साइट लोकप्रिय है। क्या करने के लिए, पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिंग के लिए कौन सी लोकप्रिय साइट है। इंस्टाग्राम है, फ्लिक है, फेसबुक है, या क्या है, लिंक्डइन है। तो यहाँ पे बेटा पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिंग के लिए लिंक्ड क्या है, लिंक्डइन क्या है आपका एक सोशल मीडिया क्या हो जाएगा, लोकप्रिय साइट हो जाएगी, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया साइट्स नहीं है। ठीक, ये क्या हो जाएगी, सोशल मीडिया एक साइट है बेटा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस बेटा 26
नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है औषधि के लिए, खेल के लिए, कृषि के लिए या पत्रकारिता के लिए। आप सबको पता होगा कि पत्रकारिता के लिए ही कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नवंबर 2018 तक संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव कौन थे? नवंबर 2018 के संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव कौन थे? बुतरस घाली, कोफी अन्नान, एंटोनियो गुटेरेस या बन्नान की मून। तो आपको पता है कि 2018 से लेके और वर्तमान में भी एंटोनियो गुटेरेस ही क्या है? संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव है। कौन है बेटा? संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में रेलवे और सामान्य बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन बन गए? एएसआई में लगभग 20 बार इस प्रश्न पे हम चर्चा कर चुके हैं। अरुण जेटली साहब। कौन किया था? अरुण जेटली साहब बन जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी है? चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। अब सबसे आसान प्रश्न ये सब। अगला प्रश्न, 2016 रियो ओलंपिक में किसने बैडमिंटन के लिए रजत पदक जीता था? 2018 में एग्जाम था, ये करंट का क्वेश्चन है। 2016 पूछा है, ओलंपिक पूछा है, तो आपको पी कश्यप, पीवी सिंधु, श्रीकांत या साइना नेहवाल। तो बेटा जीता कौन था? पीवी सिंधु। यहाँ पे साइना नेहवाल लगाने की गलती बिल्कुल मत करना। अगला प्रश्न क्या है, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज पे हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? अरविंद नाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, रवीन्द्र नाथ टैगोर या नंदलाल बोस। अब यहाँ पे दे रहा है किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी। ठीक, हस्तनिर्मित संविधान की गई थी। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा फॉल्ट है बेटा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित कलाकृतियां की गई थी। हस्तनिर्मित कलाकृतियां की गई थी। और यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है नंदलाल बोस। किसके आप निगरानी में? नंदलाल बोस के निगरानी में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द ग्रेट अलोन किताब के लेखक कौन है? एमिली चेंज, टायरी जोन्स या रिहारोन नवीन या क्रिस्टीन हन्ना। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। क्रिस्टीन हन्ना ही द ग्रेट एलोन के लेखक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2018 में देखो एआई के बारे में प्रश्न था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्षेत्र में नवंबर 2018 में 5वें विश्व इंटरनेट सम्मेलन के दौरान चीन में मीडिया के लिए एक नया उत्पाद पेश किया। यह इनोवेशन 24/7 मतलब 24 घंटे काम कर सकता है। यह क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मीडिया सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज चैनल, एआई न्यूज एडिटर या एआई न्यूज एंकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन होगा। तो बेटा ये कौन होगा जो 24 घंटे आज जो एआई आ रहा है ये हमारी तुम्हारी जगह लेगा और परमानेंट क्या करेगा? काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूज एंकर। ये लगातार न्यूज को बोलता रहेगा और हमको आपको क्या कर देगा? छुट्टी करा देगा। ठीक, ये मानव जाति में एक बहुत बड़े खतरे के रूप में डेवलप किया गया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी के आधार पर सबसे ज्यादा धांधली की जा रही है। LIME की लाइन किस बैंक का मोबाइल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जो वॉलेट, शॉपिंग, पेमेंट और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है? लाइन किस बैंक का मोबाइल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जो वॉलेट, शॉपिंग या पेमेंट और बैंकिंग की सेवाएं प्रदान करता है? एस बैंक, एक्सिस बैंक,
HDFC बैंक या ICICI बैंक। बेटा एक्सिस बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो लाइन के नाम से जाना जाता है। एक्सिस बैंक यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग में RTGS और IFSC का पूरा रूप क्या है? इसके पहले हमने इसी पे आपको कम से कम 3 बार बताया है। इसके पूरे फुल फॉर्म को 3 से 4 बार मैं बता भी चुका हूं कि बेटा क्या होगा। जैसे IFSC का क्या होगा? इंडियन हो गया, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब यहाँ पे इंडियन नहीं है, यहाँ भी इंडियन नहीं है, यहाँ भी इंडियन नहीं है, इंडियन सिर्फ एक जगह है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और यहाँ पे आ गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आपका दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया सिर्फ एक की जानकारी से कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC हो जाएगा और RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा, कॉलम 1 के लेखकों के नाम के साथ कॉलम बी की पुस्तकों को तुमको मिलान करना है। कॉलम ए में क्या करना है? ए के साथ कॉलम बी को मिलान करना है तुमको। अब जैसे यहाँ पे दिया है बीइंग इंडियन, द ब्रोकन विंग, चंद्रालिका या माय मास्टर। अब आपका जानते होंगे कि माय मास्टर स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। माय मास्टर स्वामी विवेकानंद की बेटा क्या हो जाएगी? पुस्तक हो जाएगी। तो डी वाले में चौथा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। तो बेटा लेकिन ध्यान दो कि डी में 4 में चौथा ऑप्शन है तो उस विकल्प से उत्तर नहीं मिल पाएगा। अब देखो चंद्रालिका और द ब्रोकन विंग या बीइंग इंडियन। अब यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की जो बेटा पुस्तक है वो कौन सी है? चंद्रालिका। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक बेटा चंद्रालिका है। अब सी में एक ऑप्शन पे, और लेकिन ध्यान से देखो तो सी में जो है यहाँ तो एक नहीं है, यहाँ भी एक नहीं, लेकिन 2 में सी एक ऑप्शन है। अब आगे से प्रश्न को करने की कोशिश करो जिसमें ये आपका क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन हो जाएगा, और ये आपका भी क्या हो जाएगा? ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। बचे कितने ऑप्शन? बी या सी। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए में तीसरी किताब होगी बीइंग इंडियन का मतलब सरोजिनी नायडू, और यहाँ पे कह रहा है कि ए में दूसरी किताब होगी कौन सी? बीइंग इंडियन पवन शर्मा। तो आपको बता दें कि बीइंग इंडियन बेटा जो पुस्तक है वो पवन शर्मा की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? बीइंग इंडियन पवन शर्मा की पुस्तक हो जाएगी। और यहाँ पे 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है। इसको तुमने पहले गलत काट लिया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। बीइंग इंडियन पवन शर्मा की हो जाएगी। अब क्या है? द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू की हो जाएगी। अब यहाँ पे चंद्रालिका रविन्द्रनाथ ठाकुर की हो जाएगी और माय मास्टर स्वामी विवेकानंद की पुस्तक हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में तीसरे नोटबंदी के दौरान निम्नलिखित नोट्स में कौन सा पद संचलन से हटा दिया गया? कौन सा नोट चलन से बाहर कर दिया गया? 500 और 1000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया था। उसके स्थान पे फिर 500 का सेम और 2000 के नोट लाए गए थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सी। कौन हटाया गया था? 500 और 1000 के नोट हटा दिए गए थे। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को क्या करें? चुने। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुने। नीचे दिए गए कथनों में साइबर अपराध के संदर्भ में कौन सा कथन सही या गलत है? साइबर अपराध के समय में, ठीक है, यहाँ पे वही ऑप्शन है कि चारों में ऑप्शन दिया गया, कौन सा गलत? ये थोड़ा नेट आपको दिखने को मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी आपको देखने को नहीं मिलता। साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। साइबर अपराध से बचने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए एंटीवायरस सर्वर का भी इस्तेमाल किया जाता है। सभी बच्चों को पता है, सामान्य सी बात है, सही है। साइबर अपराध से बचने रोकने के लिए राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यार राउटर का प्रयोग साइबर अपराध को रोकने का कोई मतलब नहीं होगा। राउटर वही जो इंटरनेट का वो लगता है, जहां वाईफाई लगता है। अब चौथा है, साइबर अपराध से बचने या रोकने के लिए किसका? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है।
इंटरनेट डिटेक्शन सिस्टम का भी इस्तेमाल क्या होता है, किया जाता है। जनरली बच्चों को सिर्फ एक ही पता होगा कि एंटीवायरस, बड़े बड़े सेटअपों पे, बड़े सरकारी ऑफिसों में किसका, फायरवॉल और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो 3 सही होंगे, पहला सही, दूसरा सही और तीसरा सही। तीसरा लास्ट सही, दूसरा सही, पहला सही, तीसरा गलत। आपका ऑप्शन सी वाला क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ 2018 की एएसआई की जो सामान्य अध्ययन है वो समाप्त होती है। फिर हम अगले सेट के साथ आपको कल मिलेंगे। धन्यवाद। आप सभी से एक ही निवेदन होता है कि आप क्लास को पूरी पढ़ें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।